हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है इनका, होम्स का, ये जो आर्थर होम्स, इनका पूरा नाम क्या था? आर्थर होम्स है। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसका नाम पूरा याद रखना है। आर्थर होम्स, इनका सिद्धांत क्या था, इनके सिद्धांत पर क्या चीज़ें थी, इन सबको आपको पूरा याद रखना है डिटेल में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत किस चीज़ पर है, इन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया? तो इनका ये जो सिद्धांत है ये बताते हैं कि किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। हम जो आज इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत देखते हैं, तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है इस सिद्धांत में कि आखिर ये इतने बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हो गया। वैसे तो पर्वतों के निर्माण के लिए बहुत सारे थ्योरीज आए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है कि नहीं, इस तरह से पर्वतों का निर्माण हुआ, इस तरह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो उसी में से होम्स महोदय भी एक है। ठीक है, इन्होंने भी ये बताने की कोशिश की है कि वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इन्होंने अपना आधार क्या माना है? तो इन्होंने संवहन तरंग से बताया कि किस प्रकार संवहन तरंगों से पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, आप संवहन तरंग होता क्या है आप पढ़ लीजिएगा कि हाँ, संवहन तरंगों से निर्माण होता है, लेकिन आपको ये भी तो जानना है कि संवहन तरंगें क्या होती हैं। तो देखिए, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना, या फिर वैसी तरंगे जो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है, उन्हें हम संवहन तरंगे कहते हैं। ठीक है, संवहन तरंगे आपको क्लियर हो गया। तो अब देखिए, आर्थर होम्स का पूरा नाम क्या था? आर्थर होम्स। तो इन्होंने अपने इस संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है 1928 में। ठीक है, तो इनके अनुसार इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी के, हमने पहले भी, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हमने पढ़ा सियाल होता है, सीमा होता है, भूपर्पटी है, मेंटल है, क्रस्ट है। ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट नहीं, कोर। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना इन्होंने दो भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। पहला भाग जो ऊपरी भाग है उसे कह दिया क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे इन्होंने क्या कहा कि अधः स्तर है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी परत जिस पर हम रह रहे, वो तो क्रस्ट है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? अधः स्तर है। तो क्रस्ट जो है वो सियाल से बना है, जबकि अधः स्तर जो है वो सीमा से बना है। आपको याद हो कि सियाल सीमा मैंने आपको पिछली वीडियो में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वीडियो में आपको मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सियाल और सीमा में किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? तो सियाल से हुआ है, और अधः स्तर का निर्माण जो है वो सीमा से हुआ है। अब देखिए, ये जो संवहनीय धाराएं हैं या संवहनीय तरंगे हैं, इनकी उत्पत्ति जो है चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अक्सर ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन होता था इस बात को समझने में कि ये रेडियो एक्टिव तत्व या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, हम बस ये ऊपर ऊपर में हम पढ़ लेते हैं, या हमें कॉलेजेस में बस ये पढ़ाया जाता है कि हाँ, संवहन तरंग है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अरे भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? तो देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो खुद से ही ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, मतलब खुद से ही ऊष्मा निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया थोरियम, यूरेनियम, ये खुद से ही ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। अब देखिए, जहां से एक चीज आप ध्यान लगाइए, आप समझिए एक चीज को कि क्या बोल रहा है कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है। संवहनीय तरंग किसे कहते हैं? जो ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। ठीक है, वैसी तरंगे जो ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कब होगा? जब वहां से ऊष्मा निकलेगी तब तो होगा। ऊष्मा कहाँ से निकल रही है? रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? जो खुद से ही ऊष्मा निकालती है। ठीक है, खुद से ऊष्मा निकाल रही मतलब वहां पे ऊष्मा है।
अब वहां पे क्या होगा कि संवहन तरंगे कार्य करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति जो है वो चट्टानों में स्थित रेडियल सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। आई होप आप लोगों को ये जो है क्लियर हुआ होगा कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अब देखिए, भूपर्पटी के नीचे इनकी दो स्थितियां होती है। ये जो संवहनीय तरंगे होती है भूपर्पटी के नीचे इनकी दो स्थितियां होती है। एक तो जिस स्थान पर दो संवहन तरंगे अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। एक क्या होता है कि दो मानते हैं ये जहां से उत्पत्ति, इनकी जहां से उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं। ठीक है, संवहनीय धाराओं की या संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति जहां से होती है उसे हम केंद्र कहते हैं। तो देखिए, दो केंद्र है। ठीक है, दो स्थान से, दो अलग अलग स्थान से, जिस स्थान से दो संवहन तरंगों की उत्पत्ति हुई, यानी कि ये एक संवहन तरंग हो गई, ये एक संवहन तरंग होगी, दो संवहन तरंगे हुई ना। अब क्या हो रहा है, जब ये अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अब ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही, विपरीत दिशा में जाती है तो इसका क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैलाव हो रहा, फैलाव मतलब अपसरण हो रहा। ठीक है, अब जब इनका फैलाव हो रहा है तो इसमें एक तनाव शक्ति पैदा होगी। जैसे ही संवहन तरंगों में जब ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो, मैंने उसका भी वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख ले कि प्लेट विवर्तनिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरंगे जब दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां पर क्या क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, एक तनाव बल क्रिएट होता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जब संवहन तरंगे एक दूसरे से अलग जाती, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, वहां पे एक तनाव पैदा हो जाता है। अब देखिए, तनाव पैदा हुआ तो जो स्थल खंड होता है वो दो भागों में बट जाता है, दो अलग अलग भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ये एक ही स्थल खंड था। ठीक है, अब इसमें संवहनीय तरंगे जो अलग अलग दिशा में कार्य करने लगी, तो यहाँ पर कि ये स्थल खंड जो है वो अलग हो जाएगा और ये स्थल खंड अलग हो जाएगा, और जो बीच का बचा भाग होगा यहाँ क्या बनेगा, सागर का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो पहली अवस्था थी, पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जिस स्थान पर दो केंद्रों के ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगे, यानी कि जिस स्थान पर दो केंद्र, ठीक, दो केंद्रों से जब ऊपर उठ रही है तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे के आमने सामने गति करेगी। इस प्रकार से देखिए, जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगे भूपर्पटी के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती है तो वहां क्या होगा, अभिसरण होगा। देखिए, यहां से इनका उद्गम हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से गई, ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पर भूपर्पटी है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या, भूपर्पटी। अब ये क्या करेगी कि ये इधर मुड़ेगी। ठीक है, अब ये मुड़ने के बाद फिर ये इधर आ गई, फिर ये क्या हुआ, ये इधर से जा रही है, ये सीधे गई। अब फिर देखिए, ये भूपर्पटी के पास पहुंची, भूपर्पटी के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, क्षैतिज दिशा में ये मुड़ गई। अब देखिए, एक दूसरे के पास से गुजर रही है तो यहाँ पर क्या हुआ, अभिसरण हुआ, यानी कि अब एक दबाव शक्ति एक दूसरे के करीब जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, उसके पास से ही गुजर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दबाव शक्ति उत्पन्न होगी। अब दबाव शक्ति उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, यहाँ अवतलन होगा, और अवतलन की वजह से यहाँ होगा भूसन्नति का निर्माण। अब देखिए, जैसे जैसे इसमें दबाव पड़ रहा है, ये सिकुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अवतलन होगा। इस प्रकार से अवतलन होगा। ठीक है, ये भूपर्पटी थी, ये अवतलन होगा, और अवतलन होने के बाद यहाँ क्या होगा, भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो संवहनीय तरंगे हैं इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो होता है उठते स्तंभ की तरंगे और दूसरा होता है गिरते स्तंभ की तरंगे। उठते स्तंभ की तरंगे इन्हें कहते हैं, इन्हें, ये हो गई उठते स्तंभ की तरंगे और ये हो गई गिरते स्तंभ की तरंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो महाद्वीप होते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, तो इनकी उत्पत्ति दोनों में होती है, महासागरों में भी होती है और महाद्वीपों के नीचे भी होती है।
लेकिन महाद्वीपों के नीचे जो उठते स्तंभों की गति तरंगे जो होती है वो अधिक वेगवती होती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें वेग होता है, बहुत ज्यादा उसमें उठते तरंगे, उठते स्तंभ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कहाँ? तो महाद्वीपों के नीचे, क्योंकि जो महाद्वीपीय चट्टानें होती हैं उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो अधिक मिलते हैं। मैंने आपको बताया ना कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति किस पर आधारित होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखिए संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। जैसे कोई भी संवहन तरंग है तो बहुत सारे केंद्रों से इसकी उत्पत्ति हो सकती, कोई एक केंद्र थोड़ी होगा। अब इनकी जो उत्पत्ति का जो केंद्र होता है वो हमेशा बदलता रहता है। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे उठने वाली आरोही संवहन तरंगे जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती हैं तो क्या होता है? वहां पर संपीड़न पड़ता है और संपीड़न की वजह से इस भाग का अवतलन होता है, पीछे ही मैंने आपको बताया। और अवतलन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे भूसन्नति का निर्माण होगा। और भूसन्नति की स्थिति क्या होती है? गिरते स्तंभ के ऊपर या फिर अवरोही तरंगों के ऊपर ये भूसन्नति का निर्माण होता है। अब देखिए आरोही तरंगे ये है जो ऊपर उठ रही है ना, नीचे से जो ऊपर जा रही है ये हो गई आरोही तरंगे, ऊपर से जो नीचे आ रही है ये हो गई अवरोही तरंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे उठने वाली आरोही तरंगे, ये तरंगे जब भी जलमग्न तट के नीचे मिलकर मुड़ती है यहाँ पर, ठीक है, मानते यहाँ पर कोई सागर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिल रही है, ये मुड़ रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर संपीड़न बनेगा। अब संपीड़न की वजह से क्या होगा? उस भाग में अवतलन पड़ेगा और अवतलन की वजह से भूसन्नति का निर्माण होगा। अवरोही तरंगे महाद्वीपों तथा महासागरीय तली के नीचे के कुछ भागों का उच्च तापमान के कारण उन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती है। अवरोही तरंगे जो है वो महाद्वीपों और महासागरों की तली, ये जो है ये तली है, ठीक है, महाद्वीपों और महासागरों की तली के नीचे कुछ भागों को तापमान ज्यादा होने की वजह से उसको क्या करती है? भूसन्नति में, जो भी भूसन्नति बनी है, ठीक है, अब उसमें पदार्थों को जमा करना शुरू करती है। लगातार संपीड़न तथा तलछटीय निक्षेप के कारण भूसन्नति में क्रमशः निरंतर धंसाव होता रहता है। लगातार क्या हो रहा है? इसमें संपीड़न पड़ रहा और दूसरा तो निक्षेपण भी हो रहा ना, ठीक है, निक्षेपण हो रहा है भूसन्नति में, जहाँ पे भूसन्नति वहां पे निक्षेपण हो रहा है नदियों के द्वारा, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है कि संपीड़न लग रहा है, तो दोनों की वजह से क्या उनमें लगातार धंसाव होता जा रहा है। अब जैसे, और ये संवहनीय तरंगों की जो क्रिया है वो चक्रीय चलती रहती है और इसी दौरान भूसन्नति का निर्माण होता है, फिर पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर उसका उत्थान होता है। अब देखिए इस दौरान क्या होता है कि तरंगों की 3 अवस्थाएं होती, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जो प्रथम अवस्था होती है, ये प्रथम अवस्था, इसमें ये सबसे ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, जिसमें 2 केंद्रों से आने वाली जो संवहनीय तरंगे, ये देखिए 2 केंद्रों से आने वाली जो संवहनीय तरंगे है ये मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए भूसन्नति का निर्माण कर रही है और इस अवस्था में तरंगे क्या होती है? वेगवती होती है और भूसन्नति में तलछटिया जमा होता रहता है और भूसन्नति की तली लगातार धंसती रहती है। इस तरह पदार्थों का जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतलन होता है तो ऊपर से दबाव और पृथ्वी के आंतरिक ताप की वजह से ये जो पदार्थ रहते हैं, जो भूसन्नति में जितने भी पदार्थों को जमा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर से दबाव पड़ रहा है, नीचे से तापमान अधिक है, तो उस वजह से पदार्थ जो है वो गर्म होने लगते हैं और गर्म होने की वजह से उनका घनत्व बढ़ जाता है और फिर से वो धंसते हैं, ठीक है, और इस तरह से ताप रूपांतरण के समय खर्च होता है जिससे ताप का अधिक संचय नहीं हो पाता है। तो ये पहली स्थिति थी। पहली स्थिति में भूसन्नति का निर्माण हुआ और ये कि इसका क्या हुआ? लगातार धंसाव होता जा रहा है। ये पहली अवस्था है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि संवहनीय तरंगों की गति जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में संवहन तरंगों की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन ये अवस्था कम समय तक रहती है।
सबसे ज्यादा समय तक रहती है प्रथम अवस्था, जब भूसन्नति का निर्माण होता है, ठीक है। और जब भूसन्नति का निर्माण हो जाता है तो द्वितीय अवस्था में संवहनीय तरंगों की गति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये कम समय तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में जो शीतल पदार्थों का अवतलन और उठते स्तंभ में गर्म पदार्थों का प्रवाहित होना। अब देखिए ये जो गिर रही है ये ठंडी है और जो उठ रही है वो गर्म है, क्योंकि नीचे से तरंगे उठ रही है वो गर्म है, ठीक है। ऊपर जाते जाते ये क्या हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, फिर नीचे क्या आ रही है, ठंडी तरंगे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नीचे से जाएंगी तो वो गर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, उसके बाद जब ऊपर गई तो ठंडी हो गई, ठीक है। ऊपर से नीचे आई तो फिर ठंडी तरंगे हैं। महाद्वीपों महासागरों की ओर से आने वाली तरंगे तेज गति से मिलकर नीचे मुड़ती हैं। यहाँ देखिए नीचे मुड़ रही हैं, जिससे भूसन्नति के मलबे पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। यहाँ पर भूसन्नति का मलबा है ना, इस पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। फलस्वरूप और इसकी वजह से क्या होता है, भूसन्नति का मलबा जो है वो वलित हो जाता है और पर्वत का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए तृतीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था को अंतिम अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम अवस्था जो है, यह तृतीय अवस्था जो है, इसमें संवहनीय तरंगे जो है वो कम होने लगती है, ठीक है। और इसका प्रमुख कारण है, इसका जो मेन रीजन है वो है गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत और उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना। यहाँ पे देखिए गर्म तरंगे गिर रही है और देखिए ठंडी तरंगे उठ रही हैं, ठीक है। गर्म तरंगे गिर रही हैं और ये अब इसमें ठंडी तरंगे ज्यादा होंगी और अब ये धीरे धीरे इसकी जो गति है वो कम होगी, इसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होगी। धीरे धीरे जितने भी उठते हुए स्तंभ है वो ठंडे हो जाएंगे, जिस वजह से संवहन तरंगों का समापन हो जाएगा या संवहन तरंगे खत्म हो जाएंगी। उनकी जो पूरी प्रक्रिया होती है ये संवहन तरंगों की, ये गर्म तरंगे थी, इस स्थिति में क्या होगी, धीरे धीरे ये ठंडी होगी और ठंडी होते होते पूरी जो संवहन तरंगे है वो पूरी ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये जो इसकी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसके परिणाम जो है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगते हैं और पर्वतों के उत्थान प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे निक्षेपण है, ठीक है। अब यहाँ पे निक्षेपण का जमाव, जो निक्षेपण में दबाव कम हो गया, ठीक है। निक्षेपण का जमाव जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद इसका दबाव क्या है वो कम हो गया। दबाव कम होने की वजह से जो गिरता हुआ स्तंभ था, यानी कि ये गिरता हुआ जो स्तंभ था, इस पर जो गिरते हुए स्तंभ जो है वो ऊपर उठने लगेंगे और इस वजह से क्या होगा, पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। और इस सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की अवस्थाओं जैसे भूसन्नति अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था और विकास की अवस्था का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब देखिए जितने भी सिद्धांत आते हैं सबका आलोचना किया जाता है। जितनी भी तरह का सिद्धांत आ गया, आलोचना तो भाई करना ही करना है, आलोचना के बिना काम ही नहीं चलता है। तो आलोचना किस प्रकार से की जाती है, तो देखिए इन्होंने सिद्धांत तो बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि संवहन तरंगे है, इस तरह से उठ रही है, गिर रही है, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ डिटेल में बता दिया। लेकिन आ गए जेई स्टीयर्स महोदय आलोचना करने के लिए। अब इन्होंने सब कुछ, अब इनका जो सिद्धांत था उनको स्टडी किया, उसमें अब इन्होंने गलतियां पकड़नी शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ ये सिद्धांत जो है वो तो बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ऐसी चीजों पर आधारित है जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि उठते और गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है, यानी कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं है, ये तो थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है हमारे पास। अब संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है, जिनके विषय में जानकारी कम है। तो देखिए फिर उन्होंने कहा कि जानकारी कम है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संवहन तरंगे जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों पर ही आधारित है। क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रभाव
भी एक संदेहास्पद तथ्य है। इन्होंने क्या कहा, क्रस्ट के नीचे जरूरी तो नहीं है कि क्षैतिज प्रभाव ही हो, ठीक है, तो इस पर भी डाउट है इनको। रूपांतरण द्वारा भी भारी पदार्थों का नीचे की ओर धंसाव एक भ्रामक समस्या है। अब रूपांतरण जैसे हो रहा तो जो भी भारी पदार्थ है उनका नीचे की तरफ धंसना, इनके लिए ये भी थोड़ा भ्रामक टाइप का है। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही होगा। अगर इन तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त हो तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता है? अगर ये संभव है तो समस्त महाद्वीप कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे तथा पूरे ग्लोब पर केवल सागरीय क्षेत्र होगा। इनका ये कहना था कि ठीक है, अगर इस सिद्धांत के अनुसार तब तो जो संवहन तरंगे वो हमें कुछ सीमित केंद्रों पर ही देखने को मिलेंगी, और अगर इनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं जो भी है वो अगर इसको प्राप्त हो जाए तब तो उस हिसाब से हमारा जो महाद्वीप है कई टुकड़ों में बट जाएगा, और कई टुकड़ों में बटने के बाद क्या होगा, हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर सिर्फ समुद्र ही समुद्र हमें नजर आएंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि आरोही तरंगे क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में ना चलकर ऊपर भी चल सकती हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगे भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट से धरातल पर ज्वालामुखी को जन्म देंगी, ना कि तनाव से सागर का निर्माण करेगी। इनका कहना है क्या कि आरोही तरंगे जो है वो क्षैतिज नहीं मुड़कर ऊपर भी तो जा सकती है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि ये जो तरंगे हैं ये बहुत भयानक विस्फोट करेंगी और एक ज्वालामुखी को जन्म देंगी, एक ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलेंगी। तो इनके सिद्धांत पर बहुत सारी खामियां थी, ठीक है, लेकिन इनके अनुसार इन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की कि हाँ पर्वतों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो विद्वानों ने आगे चलकर इनसे भी हिंट लिया कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस से ये काफी इंपॉर्टेंट है, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।